हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 15 होने वाला है। हम पढ़ रहे थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, जो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन है, उसको हम पढ़ रहे थे। और हमने आपसे कहा था कि हम अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड जितने भी आंकिक प्रश्न अच्छे हो सकते हैं हम आप लोगों के लिए लेकर हम आएंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, जिसका आज ये फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पे लिख कर रखे हुए हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको टोटल दोनों संयोजन का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको करना क्या है, ये आप देख रहे हैं एक सर्किट बनाया हुआ है। सर्किट में एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हर जगह कैपेसिटर यहाँ पे लगा कर रख दिया है। 9 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 6 और ये 6, ये भी सभी 9। क्वेश्चन ये है कि आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे उसमें ये क्वेश्चन में ये कहेगा कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, अर्थात तुल्य धारिता, वो आपको बताना है। ए और बी के बीच में क्या बताना है? तुल्य धारिता। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड के भी एग्जाम में मिलते हैं और अन्य एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि नीट का होता है, IIT का होता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो ए और बी के बीच में हमें तुल्य धारिता निकालना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम लास्ट पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नहीं, लास्ट पोर्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पोर्शन में हम देखते हैं, एक चीज़ आपको ऑलरेडी दो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जब तक एक कोई वायर है और वायर से वायर हम यहाँ पे एक यहाँ पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी, तो हम यहाँ से यहाँ तक जब हम चलते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक चलते हैं, यहाँ पे यदि पोटेंशियल है भी, यदि विभवांतर भी है, तो यहाँ भी विभवांतर भी ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में कोई भी सर्किट का पार्ट, जैसे कि कैपेसिटर है, धारिता है, चाहे रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सब संधारित्र और रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है, ये सब इसके बीच में नहीं जुड़ा हुआ है। जब यदि नहीं जुड़ा है तो हम कहते हैं कि यहाँ पोटेंशियल भी है तो यहाँ भी पोटेंशियल भी होता है। इसके बीच में कोई भी विभवांतर नहीं होता है। और एक चीज़ आपको मालूम है कि यहाँ से जब हम चलते हैं तो यदि चार्जेस, कब तक चार्जेस नहीं बदलता है, जैसे हमने सीरीज में आपको कॉम्बिनेशन में बताया हुआ है कि यहाँ से हम चल रहे हैं तो यहाँ से Q चार्ज निकलेगा। ये चूँकि V है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है क्योंकि A अलग है, तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ से यदि Q चार्ज चला तो इसके बीच में आ गया कैपेसिटर, तो ये इसके ऊपर Q चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे जंक्शन आ गया। जंक्शन आया तो यहाँ पे ये वायर दो भागों में बट गया। इसका मतलब चार्ज यहाँ भी Q1 अलग चला गया और Q2 अलग चला गया। फिर यही Q1 आगे बढ़ा तो फिर जंक्शन आ गया, तो फिर यहाँ से ये अलग हो गया, फिर ये अलग हो गया। मतलब यहाँ जंक्शन जैसे ही आता है तो चार्ज बढ़ जाता है। और एक ही चार्ज यदि कई कैपेसिटर से गुजरता है तो हम क्या कहते हैं कि वो श्रेणी क्रम में है, और अलग अलग चार्ज गुजरता है तो हम क्या कहते हैं कि वो समांतर क्रम में। क्लियर? चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ से ये चार्ज, हमने कहा कि यहाँ से हम लास्ट पोर्शन से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमने कहा कि Q चार्ज यहाँ से जाएगा, यहाँ से Q चार्ज आया, ये Q चार्ज इसमें कैपेसिटर में, यहाँ से होते हुए कोई जंक्शन नहीं है, यही घूमते हुए वायर में आया तो यहाँ भी Q चार्ज ही होगा। यहाँ से हम घूमते आए तो यहाँ भी Q चार्ज होगा। अब यहाँ पे आके ना बटेगा, इसका मतलब ये तीनों में Q चार्ज है। तो तीनों में Q चार्ज है, अर्थात ये तीनों क्या है? श्रेणी क्रम में है। तीनों श्रेणी क्रम में है, तो तीनों श्रेणी क्रम में है और तीनों 9 हैं। तो हमने आपको क्लियरली बता दिया था कि यदि दो कैपेसिटर C1 व C2 श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट C1 C2 बटा में C1 प्लस C2। और यदि n, एक ही तरह के n यदि हम सीरीज में जोड़ दें तो इक्विवेलेंट कितना होता है? C/n। ठीक है। और यदि समांतर क्रम में रहता है दो तो इक्विवेलेंट कितना? C1 प्लस C2। ये याद होना चाहिए आपको, तभी जाके आप सवाल कर पाएंगे। और n यदि कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो NC। ये दोनों, ये समांतर क्रम के लिए और ये श्रेणी क्रम के लिए, ये दो चीज़ें कम से कम याद होना चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ पे 9 का ये 3 कैपेसिटर हैं, समान है 3 कैपेसिटर, और तीनों किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। तो C/n,
सी कितना है 9, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं 3, 1 2 3, तो 9/3। ओके, तो चलिए इसके लिए भी यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे इस साइड में यदि हम फिर से नया सर्किट बना लेते हैं ऐसे, एक एक टर्म हम बता रहे हैं आपको क्लियरली। ये 9 वाला है, ये भी 9 है, ठीक, नीचे 9, यहाँ भी 9, और यहाँ पे कितना है 6, ये वाला भी कितना है 6। लेकिन हम इसको भी जोड़ दे रहे हैं तो ये एक वायर में, अलग से वायर में है, तो ये कितना हो जाएगा, हमने आपसे यहाँ पे क्लियर किया कितना हो जाता है CE, इसके लिए CE कितना हो जाएगा 9/3 अर्थात 3, तो यहाँ पे हो गया 3 माइक्रोफैरेड। समझ में आया होगा। इसको हम तीनों को जोड़ रहे हैं केवल, बाकी सब कुछ हूबहू है। तो 9 9 और 9 इसको हमने जोड़ा तो 9/3 अर्थात कितना आ गया 3। इन तीनों को मिला करके कितना आ गया 3, ठीक है। अब ये देखेंगे आप तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों क्या हैं पैरेलल में है। तो दो कैपेसिटर जब पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है C1 + C2। तो नेक्स्ट वाले में यदि हम बनाना चाहें इसको तो हम कहीं ऐसे बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ दिया तो 1 हो गया, ये दोनों को जोड़ दिया तो 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9। समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये 9। अब ये हमने डायरेक्टली जोड़ा इसको। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम, इसको देखेंगे तो अब फिर से वही 9 9 9 करके आ गया। तो इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये 9 और ये वाला तो तीनों जुड़ जाएगा, बचेगा क्या ये, तो यहाँ हो गया 6, ये हो गया 9 और यहाँ से ये B 9 9, ये रहा 6, इन दोनों को जोड़ दिया 9 9 9, तो 9 9 9 इनको जोड़ा था तो 9/3 कितना आया था 3, तो यहाँ आ गया फिर से 3, ठीक। अब ये फिर से समांतर क्रम में है तो इनको हम जोड़ देंगे, यहाँ हो गया 9, फिर यहाँ हो गया देखिए 6 और 3 9, ये भी हो गया 9, ये भी 9। ओके, अब ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये फिर से तीनों क्या हो गए श्रेणी क्रम में। तो 9 9 9 तीनों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 9/3 अर्थात कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। ये आपका हो गया आंसर। आसानी से आपको सवाल समझ में आया होगा। फिर से हम बता देते हैं एक बार, ये श्रेणी क्रम में है तो 9/3 3 है, 9 9 वाले कितने हैं 3 है, तो 9/3 कितना आ गया, ये हिस्सा बन गया 3, यहाँ पे लिखा, बाकी सब कुछ सेम। फिर उसके बाद से ये समांतर क्रम में आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यदि हम Q भेजेंगे तो इस साइड में चला जाएगा Q1 और इस साइड में आ जाएगा Q2, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तो समांतर क्रम में हो गए, तो ये जोड़ दिए 6 और 3 9 हो गया। फिर यहाँ पे हमने 9 लिखा, बाकी सब कुछ सेम। फिर वही प्रोसेस आ गया 9 9 9, तो 9/3 ये फिर से 3 हो गया, ये 6 वाला फिर से, और 6 और 3 मिला के ये 9 हो गया, 9 9 ये हमने हुबहू उतार दिया। फिर ये श्रेणी क्रम में हो गए तो 9/3 अर्थात 3 माइक्रोफैरेड आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, तुल्यधारिता बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से यदि हम चलते हैं ए पॉइंट से, तो यहाँ से चार्ज गया Q, तो इसमें पहुँचेगा, फिर यही Q इधर आ गया तो इसमें भी पहुँचेगा। अर्थात ये देख रहे हैं कि कोई जंक्शन बीच में नहीं है, तो ये दोनों कैपेसिटर क्या है श्रेणी क्रम में, ये दोनों कैपेसिटर किस में है श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में दोनों है तो कितना हो जाएगा 6/2, क्योंकि ये 2 ही है ना, वो 3 था तो 9/3, तो यहाँ पे 6/2, तो 6/2, तो 6/2 कितना होता है 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमने इसको आगे बढ़ाया, दूसरा पोर्शन इधर लिखता हूँ मैं। तो ए के बीच में यहाँ पे ए है, ये बी है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड है, ये वाला पोर्शन रहेगा वैसे ही,
और इधर वाला भी पोर्शन रह जाएगा, अर्थात ये 6 और ये 3, लेकिन ये दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा ऐसे। ये कितना हो गया, 6 और 6 मिलाया तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6/2 अर्थात 3, तो ये हो गया 3। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। C/n से हम निकाल रहे हैं बार बार, दोनों सेम है इसलिए, दोनों सेम नहीं रहता तो इक्विवेलेंट वाला फार्मूला क्या लगता, 1/C1 + 1/C2। यदि समान नहीं होता तो, यदि समान नहीं होता तो ये फार्मूला लगाना पड़ता। इससे हमें क्या मिलता है, C1 C2 बटा में C1 + C2। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो 3 हो गया ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से यदि हम पॉइंट निकालें तो 2 पॉइंट एक ही जगह से निकल रहा है, इसका मतलब इसमें अलग चार्ज आएगा, इसमें अलग चार्ज आएगा, अर्थात ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, ये समांतर क्रम में हो गए। तो जब समांतर क्रम में हो गए तो समांतर क्रम का फार्मूला, दोनों आमने सामने है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 3 और 3 6। तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2 A B, यहाँ हो गया 2, ये वाला पोर्शन वैसे ही रह जाएगा 6, लेकिन ये और ये मिला के 3 और 3 मिला के कितने हो गए, 6। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा, इसके लिए पॉइंट आप दे करके आप लिख सकते हैं। सर्किट को कैसे सॉल्व करना है ये आप ध्यान देते रहेंगे। अब यहाँ से फिर से देखिए, A पॉइंट चलेंगे, A से चला हमने Q, यहाँ से Q चार्ज चला, यही Q, ये वहाँ से वापस आ जाएगा, इसमें भी Q, तो दोनों में Q, तो ये दोनों वाले क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो इसलिए हम दोनों को फिर से जोड़ देंगे। यहाँ A तो अभी बच गया है, A, यहाँ B, यहाँ 2, तो यहाँ 6 और ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जब होते हैं तो क्या होता है, C/n, तो 6/2 अर्थात ये भी कितने हो जाएंगे, 3, ये कितने हो जाएंगे, 3। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बना देंगे इसको, यहाँ पे लिख देंगे 3, फिर से 3। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं, 3 और 2 5 माइक्रोफैरेड, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी सवाल था, देख सकते हैं आप, कंपटीशन में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत आसान। 6 यहाँ पे हमने आपसे बताया कि यहाँ से चार्ज चलेगा, एक ही चार्ज इसमें भी है, तो ये और ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में वाला फार्मूला आपको मालूम है, C/n, 6/2 लगाया तो 3 आ गया, ये बाकी सब कुछ वैसे ही रह गया। फिर उसके बाद से इन दोनों को जोड़ा हमने, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, क्योंकि इसका अलग पोजीशन देख रहा है, इसमें Q1 और इसमें Q2 अलग चार्ज आएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। तो इसको हमने सीधा सीधा जोड़ दिया, ये दोनों को सेम रखा। फिर उसके बाद से 6 और यहाँ से हमने देखा कि यही चार्ज फिर से वापस इसमें आएगा, तो 6 और 6 ये श्रेणी क्रम में हो गया, तो 6/2 अर्थात ये भी 3 हो गया, और 3 और 2 ये समांतर क्रम है, तो 3 और 2 5 माइक्रोफैरेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ सकते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये सर्किट आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड लगा है, यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड। ये सर्किट है, 10 वोल्ट यहाँ पे बैटरी सेल दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 4 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र में आवेश बताइए। इस बार आपको क्या करना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आवेश बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आवेश निकालने के लिए बहुत सिंपल सा है, C बराबर क्या होता है, Q/V। C बराबर क्या होता है, Q/V। तो 4 माइक्रोफैरेड में आपको क्या करना है, Q निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है, CV। तो हम यहाँ से जैसे ही हमें वोल्टेज मालूम हो जाएगा, C मालूम हो जाएगा, तो हम Q आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो देखिए, पहले एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। ये आप देख रहे हैं कि ये वाला वायर और ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये तीनों क्या है, आपस में समांतर क्रम में है। क्लियर है। समांतर क्रम की खास बात क्या है, समांतर क्रम की खास बात यह है कि तीनों में वोल्टेज समान होगा, मतलब इसमें जितना है उतना ही इसमें भी है और उतना ही इसमें भी है, उतना ही इसमें भी है, मतलब ये पूरे में वोल्टेज क्या है, समान है। अब ये मत कहिएगा कि ये वाला जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, नहीं, ये पूरे को मिला करके जितना और इसका अलग, ये पूरा एक में वोल्टेज समान होगा। ओके, तो हमने कहा कि 10 वोल्ट है तो ये प्लस साइन है, तो 10 वोल्ट यहाँ होगा, तो इस साइड में यदि 10 वोल्ट यहाँ तो 0 वोल्ट इधर। ओके, तो यहीं भी, यहाँ भी सेम 10 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। तो हमने इसके बारे में बात करना है, हमको इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमको इससे मतलब है। तो हम यहाँ पे सर्किट बना लेते हैं, हमें मालूम हो गया है कि भाई कितना वोल्टेज है इसमें।
1 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 5 माइक्रोफैरड, यहाँ पे हमने कहा कि ये पॉइंट है आपका 10 वोल्ट वाला और ये 0 वोल्ट वाला, यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड। जी अब देखिए इसमें हमें ये मालूम है कि जो चार्ज यहाँ से निकलेगा वही चार्ज यहाँ भी जाएगा और वही चार्ज यहाँ भी जाएगा। मतलब ये चार्ज कंप्लीट 10 वोल्ट के लिए चार्ज जो यहाँ पे है वही दोनों में मिला के जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा Q1 इधर Q2 इधर, लेकिन हाँ दोनों को मिला के चार्ज तो बराबर होगा। तो इसका मतलब इसका पहले हमें तुल्य धारिता निकालना पड़ेगा। तुल्य धारिता वोल्टेज हमें मालूम है कि इसमें कितना वोल्टेज होगा 10 वोल्ट, इसका अलग से वोल्टेज निकाल लेना होगा। वोल्टेज निकालेंगे उसके बाद हम लोग Q आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। देखिए हमें ये मालूम हो गया है कि इसमें जो चार्ज होगा वही चार्ज इसमें होगा, ठीक है, ये तो हमें कंफर्म मालूम हो गया है। तो वोल्टेज हमें मालूम है कि यहाँ से वोल्टेज आएगा, तो चूंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ता है इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा। तो हम पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, तुल्य धारिता निकाल लेंगे, उससे हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे। ओके तो चलिए तुल्य धारिता यहाँ से हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। अब साफ साफ दिख रहा है समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो 5 और 1 6, यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको 4 माइक्रोफैरड, यहाँ से ये 1 हो गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 और 6 माइक्रोफैरड। ओके 4 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, टोटल कितने हो गए 10 माइक्रोफैरड। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक कैपेसिटर बन जाएगा 10 माइक्रोफैरड का, ठीक। तो तुल्य धारिता 10 माइक्रोफैरड नहीं, ये दोनों क्या है सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसको हम जोड़ेंगे तो किस हिसाब से 1 यहाँ से C इज इक्वल टू कितना होता है C1 C2 बटा में C1 प्लस C2। चलिए तो 4 गुणे 6 बटा में 4 धन 6, 6 के 24 बटा में 10 अर्थात 2.4 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता हमें इसका मिल गया, कितना मिला 2.4 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिल गया 2.4 माइक्रोफैरड। तो हमें ये मालूम हो गया कि इसका धारिता इतना है और वोल्टेज भी हमें मालूम हो गया है कितना 10 वोल्ट। तो हम चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं। तो Q बराबर कितना होता है C इंटू V। तो C कितना है 2.4 और वोल्टेज इसमें कितना जा रहा है 10 वोल्ट, तो कितना हो गया 24 माइक्रोकूलम। 24 माइक्रोकूलम ये हो गया आपका। समझ में आ गया होगा आसानी से। देखिए फिर से इसमें हमने कहा कि ये समांतर क्रम में है तो जितना वोल्टेज इसमें होगा सब में बराबर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में है। तो इसमें 10 वोल्ट, चूँकि हमको यही चाहिए था, इसमें वोल्टेज हमें मालूम हो गया, Q हमें मालूम हो गया, अब चाहिए क्या था C। तो इसलिए हम इसको अलग से सर्किट को लिख लिए। इसका तुल्य धारिता हमने निकाल लिया, चूँकि पैरेलल में है तो 5 1 6 सीधा सीधा, ये सीरीज में है तो फार्मूला लगाया और यहाँ से हमने तुल्य धारिता मिला लिया। तो अभी ये कैसा दिखता होगा, कहीं ऐसे, ठीक है, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे कितना 2.4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमें धारिता मिल गया, वोल्टेज मिल गया, Q निकालना है तो Q हम निकाल लिए, तो 24 माइक्रोकूलम। ये Q क्या है, कौन सा Q है, इस पूरे लाइन में, इस पूरे वायर में जाने वाला Q है। इसमें कितना Q जाएगा 24 माइक्रोकूलम का। तो यहाँ भी इसको चूँकि श्रेणी क्रम में, ये वाला श्रेणी क्रम में, ये पूरा श्रेणी क्रम, इससे ये श्रेणी क्रम में है तो 24 इसमें गया, इसमें भी पूरा 24 जाएगा। लेकिन ये मत कहिएगा कि इसको भी 24 मिलेगा, इसको भी 24 मिलेगा, नहीं, ये तो समांतर में हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से आकर के इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। टोटल 24 मिलेगा टोटल इनका, लेकिन इसका अलग और इसका अलग। इसको यदि आपको अलग से निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे कि हमें ये तो मालूम हो गया कि भाई इसमें आएगा, तो इसमें हमने कहा कि Q1 गया, इसमें कहा कि Q2 गया। क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो हमें वोल्टेज में निकालना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाना है, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या Q1 इसमें Q2, तुल्य धारिता आपको मालूम है, वोल्टेज आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। इसको निकाल के दिखाई देते हैं, जब देखिए जब छेड़ दिया है
तो तुल्य धारिता कितना इसका है 6, ठीक है 6 है। और यहाँ से तुल्य धारिता हमें मिल गया। वोल्टेज हमें मालूम है कि यहाँ से वोल्टेज कितना जा रहा है कि 10 वोल्ट का है, तो 10 वोल्ट है तो चूंकि श्रेणी क्रम में है तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो इसमें वोल्टेज हमें पहले निकाल लेना होगा कि इसमें वोल्टेज कितना होगा। तो फर्स्ट वाले में वोल्टेज हम निकाल लेते हैं V, फर्स्ट वाले में इसमें 4 माइक्रोफैरेड में वोल्टेज हम निकाल लेते हैं। तो V बराबर यहाँ से कितना होगा Q/C, तो Q इसमें कितना आ रहा है 24 का, और C कितना हो रहा है यहाँ से C निकाल लीजिए, C कितना है 4, तो 4 छक्का 24, 6 वोल्ट। इसमें कितना आ गया 6 वोल्ट, तो कितना इसमें बच गया 4 वोल्ट। क्लियर है। तो टोटल 10 है तो इसमें से 6 आ गया तो इसमें बचा 4। अब ये 4 का ही इसमें बंटवारा होने वाला है, तो 4 वोल्ट इसमें भी है तो 4 वोल्ट इसमें भी है। अब हमें चार्जेस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो Q1 बराबर, यहाँ से Q1 चाहिए तो Q बराबर C इंटू V, 1 इंटू 6, सॉरी 4 था इसमें, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। और Q2 निकालना होगा तो 1 नहीं कितना है 5 और इंटू 4, 24 माइक्रोकूलम। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी 24, 24 माइक्रोकूलम यहाँ भी है, 24 माइक्रोकूलम यहाँ भी है, तो यहाँ से निकल गया 4 माइक्रोकूलम इसमें जाएगा और 20 माइक्रोकूलम इसमें जाएगा। तो ये टोटल इसमें हम लोग देख सकते हैं। एक एक में हमने चार्ज निकाल के आपको दिखा दिया, इसमें भी चाहें तो हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि अक्सर कंपटीशन में नीट वगैरह में आता रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने आपको क्लियर शुरुआत में ही बता दिया था कि यदि वायर के बीच में कोई कैपेसिटर या कोई इंडक्टर या कोई रजिस्टर नहीं लगा है तो उस वायर का पोटेंशियल मतलब विभव बराबर होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे यदि पोटेंशियल A है, विभव A है, तो यहाँ भी विभव A ही होगा। ठीक, ये वायर हम इधर बढ़ते गए, इधर कुछ भी नहीं लगा है तो इसका मतलब यहाँ तक आए तो फिर जंक्शन आ गया, तो इसलिए यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा A होगा। यहाँ पे पोटेंशियल B है तो यहाँ भी पोटेंशियल B होगा। फिर यहाँ से घूमते हुए हम आ गए तो यहाँ पे भी पोटेंशियल B होगा क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं लगा है। तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट हैं? 2 ही पॉइंट हैं, A या तो B। तो हम इस पॉइंट को हम लिख लेंगे A और इस साइड में हम लिख देंगे B, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम ये देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है किसके बीच में है? A और B के बीच में, तो हम इसको लिख लेंगे C। फिर ये वाला जो कैपेसिटर ये भी B और A के बीच में है, तो B और A के बीच में मतलब वही A और B के बीच में है, ये भी C। ये वाला कैपेसिटर भी A और B के बीच में है, तो इसको भी हम लिख लेंगे A और B के बीच। तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान आपको दिखने लगा। तीनों कैपेसिटर किस में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में यदि कोई कैपेसिटर है तो उसका सीधा सीधा योग कितना होता है? N इंटू सी, अर्थात हम इक्विवेलेंट निकालें तो C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात C प्लस C प्लस C, अर्थात 3C। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया होगा? यहाँ पे एकदम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है, तुल्य धारिता, और इसको आप देखना है, बस वो जो कंसेप्ट अभी हमने बताया उसी को फॉलो करना है। पोटेंशियल वाला कंसेप्ट आपको बताना है, विभव वाला। देखिए यहाँ पे A है तो यहाँ भी A होगा। यहाँ से हम घूमते चले आए यहाँ पहुँचे जंक्शन पे तो यहाँ भी A मिलेगा। जहाँ जंक्शन गया वहाँ पे आपको रुक देना है। ओके, यहाँ से हम गए तो ये भी A से जुड़ा है, यहाँ भी A होगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, B वाले से स्टार्ट करते हैं तो B से गए तो यहाँ B होगा, इधर भी आए तो ये भी B से जुड़ा होगा। क्लियर है? इधर वाले भी, ये भी B से जुड़ा होगा। लेकिन ये बीच में क्या है? तो एक नया पॉइंट हमको मिला, इसका नाम हम रख देते हैं X। ओके, चलिए तो एक सर्किट तैयार करते हैं। अब हमारे पास 3 बिंदु हैं, A, फिर उसके बाद से B और C। तो B चूँकि लास्ट में है तो B को हम लास्ट में लिखेंगे, और बीच में X है तो X को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब चलिए
अब देखिए ए और एक्स के बीच में ये कैपेसिटर है तो इसको हम बना लेते हैं, ठीक, सी। फिर ए और एक्स के बीच में ये भी कैपेसिटर है तो हम इसको भी बना लेते हैं। समझ रहे हैं आप, बहुत आसान है। यहाँ बी और एक्स के बीच में ये कैपेसिटर है तो हम इसको बना लेते हैं, ठीक। लेकिन ये कैपेसिटर किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो यहाँ से हम सीधा ए और बी के बीच में। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, एकदम इजी, क्योंकि ये पॉइंट तो कोई पोटेंशियल है नहीं, हमें ए और बी के बीच में बताना है, लेकिन ये फिर भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखे हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए सी और सी मिला के, ये चूँकि समांतर क्रम में है कि नहीं है, तो सी और सी मिला के कितना हो गया 2c। तो अब यहाँ से आप पॉइंट यदि बनाना चाहें तो सी और सी मिला के ये हो गया 2c, ठीक। और यहाँ पे ऐसे ये हो गया a, यहाँ पे हो गया c, यहाँ हो गया b, और इस पॉइंट से आप आ गए यहाँ पे हो गया c, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है b। हमने किया गया इसको और इसको तो यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया 2c। बीच में ये x पॉइंट है, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉइंट कोई, ये तो एक बाउंडेशन है, यहाँ पे तो बैटरी का सिरा तो ए और बी से जुड़ा, इससे तो कोई खास मतलब नहीं है। तो इसलिए हम x को, अब इसका जब काम खत्म हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब। तो 2c और c हम मिलाते हैं, तो ये चूँकि अब देखो ये श्रेणी क्रम में है, तो 2c और c, तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे। तो श्रेणी क्रम में जब रहते हैं तो क्या होता है c1 c2 बटा में c1 प्लस c2। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ से इक्विवेलेंट के लिए, c1 c2 अर्थात 2c इंटू सी बटा में 2c प्लस सी, 2c इंटू सी या 2c प्लस सी। इसको यदि आप करते हो तो ये आ जाएगा 2c स्क्वायर अपन में 3c, एक सी से एक सी कैंसिल, तो 2c बाई 3। तो अब ये दोनों मिला के क्या हो गए, एक हो गए। तो यहाँ हो गए एक और यहाँ पे एक, ये हो गया a, ये हो गया b, ये है 2c बाई 3 और ये रहा c। समझ में आ रहा होगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग। अब ये चूंकि समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तो सीधा सीधा इक्विवेलेंट जोड़ा जाता है, 2c बाई 3 प्लस c, तो ये हो जाएगा कितना 5c बाई 3, ये हो गया आपका। अलग अलग तरीके से अलग अलग सर्किट को सॉल्व करना आप देख रहे हैं, अलग अलग सर्किट हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी इस सवाल को देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए कितने कैपेसिटर हैं, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, सबका धारिता कितना है c है, और इस तरीके से सर्किट बना हुआ है। तो आपको इस सर्किट को देखना है, सेम प्रोसेस अपनाना है आपको। यहाँ से हमने चला तो ये है a, इससे घूमते हुए आए तो यहाँ पे पहुँचे, ये भी रहा a, क्लियर है। फिर b से हम चलते हैं तो ये तो b है, ठीक है। तो यहाँ से ये घूमते हुए a तो पहुँच गए, लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये कहीं से नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए हम इस पॉइंट को रखेंगे क्या, अलग पॉइंट एक रखेंगे हम लोग। a हो गया, b हो गया, इसको हम रख देते हैं x, ठीक है। तो यहाँ से हम चले तो ये x हो गया, ये x हो गया, यहाँ भी x होगा, ओके। फिर यही वायर यहाँ से घूमते हुए आए तो यहाँ भी x होगा, क्लियर है। a से चले, ये वायर नहीं बदल रहा है, तो a, यहाँ से एक नया पॉइंट लिया तो इसमें भी वायर नहीं बदल रहा है, तो हर जगह क्या हो गया x, और बाकी तो b है। b तो भाई यहीं पे समाप्त हो गया ना, b आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, ओके। चलिए तो हमारे पास फिर से 3 हैं, a, फिर यहाँ पे हमने कहा x और यहाँ पे कहा b। मेन तो x ही है, b तो यहाँ पे सर्किट अलग बन गया है। चलिए तो देखिए a और x के बीच में एक कैपेसिटर है, जोड़ दिया c का। फिर x और a के बीच में कैपेसिटर है, इसको भी जोड़ दिया हमने, ठीक। फिर ये भी a और x के बीच में है, तो इसको भी हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये x और x के बीच में है, मतलब पोटेंशियल चेंज हो ही नहीं रहा है। और आपको मालूम है कि जब तक विभव चेंज नहीं होता है, विभव बदलता नहीं है, तब तक आवेश
प्रवाहित नहीं होता है। विभव ही नहीं बदलेगा तो आवेश प्रवाहित नहीं होगा, मतलब चार्ज का फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? तो जब चार्ज ही नहीं फ्लो होगा तो इस कैपेसिटर को लगाने से कोई फायदा नहीं है और इस कैपेसिटर से कोई फर्क भी इस सर्किट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल तो ले ही नहीं रहा है, अर्थात इसमें चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए इस कैपेसिटर का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब बचा एक्स और बी, तो एक्स और बी के बीच में ये कैपेसिटर। अब देखिए कितना सिंपल सा सर्किट हो गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये समांतर क्रम में है तो सी 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 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको कहीं ऐसे दिखने लगेगा, सी 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 मिलाए तो 3C एंड ये हो गया आपका C इन होगा। ये A और X के बीच में एक C, X और A के बीच में A और X के बीच में ये सभी C है। क्योंकि ये किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो सीधा सीधा जोड़ते हैं, C C C मिलाए तो ये हो गया आपका कितना 3C एंड अब ये दोनों क्या हो गए श्रेणी क्रम में, तो इक्विवेलेंट कितना C1 C2 बटा में C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 3C इंटू C 3C प्लस C, तो ये हो जाएगा 3C स्क्वायर बटे में 4C, एक से एक कैंसिल तो 3C बाई 4, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं सब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपके बुक्स में भी हैं, तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सीढ़ी जैसा बना हुआ है जो अनंत तक जाता है। तो अनंत वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको एकदम सेम प्रोसेस से हमेशा सॉल्व करना है आपको। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम लोग करते क्या हैं कि 2 पॉइंट तो ये हमारे पास सही हैं A और B। इसमें हम लोग जो रिपीटेड चीज़ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो रिपीट क्या हो रहा है 1 और 2, 1 2 1 2 1 2 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं 1 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे ये है 2 माइक्रोफैरेड, बस इतना बना लिया। ये रिपीट हो रहा है तो हम ये कहते हैं ये रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीट वाले को हम मान लेते हैं कि यदि हम जो अब इसको हम मान लीजिए इतना बना लिया, बच गया इतना। अब इसका हमने मान लिया कि जितना हमने जोड़ा है सबका जो परिणामी है वो कितना है x है, कितना है x माइक्रोफैरेड मिल जाता है। हम इसको यदि हम जोड़ देते हैं तो तुल्य धारिता कितना मिल जाता है हमें x, ये हम अपने मन से मान लेते हैं। हमने मान लिया है कि अनंत A व B के बीच तुल्य धारिता x है। कितना है तुल्य धारिता A और B के बीच में, ये पूरा का हम मान लेते हैं कितना x है। अब देखिए पूरा का जब x मान लोगे, आप इसको हटा दिए, मान लो मिटा दिए, तो ये कितने बच गए, टोटल कितने हैं इन्फिनिटी हैं, और एक का हमने हटा दिया तो बचा हमारे पास कितने इन्फिनिटी -1। अब इन्फिनिटी में से अनंत में से एक हटा दोगे तो क्या मिलेगा, अनंत ही तो मिलेगा, तो अनंत ही मिलेगा। तो पूरा इसका मतलब इसको हटाने से भी वही बात हो गई, ये भी अनंत ही है। तो इसका मतलब जब हम पूरे का x मान सकते हैं तो ये भी तो x ही होगा, क्योंकि ये भी तो अनंत ही बच रहा है, एक घटाने से कोई फर्क नहीं है। ये टोटल का हमने मान लिया कि भाई हमने सबको जोड़ दिया तो कितना मिला x, ठीक है। अब इसमें हमने कहा कि ये वाला तो हट गया भाई, इतना तो पहले हमने ऑलरेडी हटा दिया है, तो इतना हटा है तब भी तो भाई अनंत बचा, तो इसका हमने कितना माना हुआ है x, तो हमने लिख दिया कि भाई सबको जोड़ा है तो हमने मान लिया x, यहाँ पे x लिख दिया। समझ में आ रहा है? बस यही थ्योरम आपको अपनाना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ से ये आप देख सकते हो ये क्या है, श्रेणी क्रम है। ये रहा A, ये रहा B, यहाँ पे है 1 माइक्रोफैरड और इसको आप जोड़ दिए तो ये बन गया। ये कितना हो जाएगा C1 C2 बटा में C1 प्लस C2, अर्थात हो जाएगा 2x अपान में 2 प्लस x।
इन होगा C1 C2 बटा में C1 प्लस C2, तो 2x अपान में 2 प्लस एक्स। अब ये और ये दोनों आप देख रहे हो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इसको हमने लिख दिया, ये अब जाके कहीं ऐसे बन जाएगा, यहाँ रहा A, यहाँ रहा B। अब ये कितना हो गया, ये हमने कहा कि इक्विवेलेंट हो गया CE, और ये C कितना है, A और B के बीच में हमने कितना माना हुआ है, x, ये हमें मालूम है ऑलरेडी x। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब चूंकि ये हमें मालूम है कि जोड़ना है, क्या जोड़ना है, इसको समांतर क्रम में है, तो C बराबर समांतर क्रम के लिए क्या होता है, C1 प्लस C2। तो C बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस C2 कितना है 2x बटा में 2 प्लस एक्स। क्लियर है, कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 2x बटा में 2 प्लस एक्स। तो C बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 2x और x मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, और नीचे हो गया 2 प्लस एक्स। C कितना है, x है, तो हम लिख देंगे x 2 प्लस 3x बटा में 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2 प्लस 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर लेकर आइए आप, तो 2x माइनस 3x, ये 2 को भी इधर लेकर आइए, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड आपको आता ही होगा, तो x का मान x माइनस 2 प्लस 1 का मान x माइनस 2, तो x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 2 और x बराबर माइनस 1। तो माइनस 1 क्या है, मान्य नहीं है, क्योंकि कोई भी धारिता माइनस में नहीं होती है। तो इसका मतलब x बराबर 2, तो यहाँ से हमें मिल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, 2 माइक्रोफैरेड। मतलब जो अनंत श्रेणी ये बनी हुई थी उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड। समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से हमने पढ़ा, जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, ये भाई इससे अलग कोई टाइप्स नहीं होता है, जो भी होगा सब इससे रिलेटेड ही होगा। बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा और उसको आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हमने कराए इसको आप अच्छे से अपने से भी ध्यान से पढ़ें। अब इसमें एक टाइप और बच जाता है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं इसी में व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और उससे रिलेटेड और एक दो क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, जिससे कि ये पूरा क्वेश्चंस आपको समाप्त हो जाएगा इससे रिलेटेड। और आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक हम लोग रखेंगे, सेल्स बदलेंगे, बैटरी बदलेंगे। इस तरीके से हम लोग अगले लेक्चर को भी पढ़ते रहेंगे, जिसमें अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको आप अच्छे से रिपीट करके आइएगा, जिससे कि अगले लेक्चर को आपको आसानी से समझ में आए। धन्यवाद।